आज पैडागोजी की क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, जितने भी एमसीक्यूज हैं वो करेंगे। तो इसके अंदर देखो जो बालकों से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे कुछ बालक जो होते हैं प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ कम बुद्धि के होते हैं, कुछ उच्च बुद्धि के होते हैं, ठीक है। तो उस तरह के क्वेश्चन है इसके अंदर। तो जैसे देखो सबसे पहले जैसे प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं उसकी विशेषताएं होती है, दैनिक कार्य में विभिन्नता, पाठ्य विषयों में अत्यधिक रुचि, मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता या उपयुक्त सभी। तो देखो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं ना, उनकी पहली विशेषता देखो क्या दे रखे हैं इन्होंने कि दैनिक कार्यों में विभिन्नता। ऐसे बालक होंगे ना तो दिन के कार्यों में उनके बिल्कुल अलग सा कुछ दिखता है, ठीक है। जैसे कुछ जो जैसे इंजीनियर बनना चाहता है तो वो क्या करेगा, कुछ खिलौने जो होंगे ना उनको खिलौनों की तरह नहीं खेलेगा, उनको या तो उनको खोल देगा या उनको फिर से बंद करेगा, या इस तरह की जो एक्टिविटीज करते हैं। या कुछ और बच्चे भी होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। हर एक बालक में क्या होती है, अलग तरह की प्रतिभा होती है, ठीक है, एबिलिटी होती है, हम मानते हैं। लेकिन कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनमें हर एक तरह की एबिलिटी थी, वो प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या, पाठ्य विषयों में अत्यधिक रुचि होती है, पढ़ने में, और जितने भी पाठ्य विषय होते हैं ना उन सब में उनकी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, बहुत इंटरेस्ट लेकर पढ़ते हैं उनको, और हर एक चीज क्या होती है उनको समझ में भी बहुत अच्छे से आती है, और वो चाहते हैं कि हर रोज नया कुछ सीखे। मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता, इसके अलावा क्या होती है, मेंटल एबिलिटीज होती है उनकी बहुत ही हाई होती है। किसी भी तरह का क्वेश्चन दे दो वो किसी भी तरह से घुमा फिराकर उसको सॉल्व कर देंगे, ये तो इसका मतलब सारी की सारी विशेषताएं क्या होती है, एक प्रतिभाशाली बालक के अंदर होती है। तो डी जो है इसका आंसर सही है। विशिष्ट बालक का अर्थ है प्रतिभाशाली बालक, समस्यात्मक बालक, मंद बुद्धि बालक, या सामान्य बालकों की अपेक्षा कम या अधिक गुण वाला बालक। अब देखो विशिष्ट बालक जो होते हैं ना वो कैसे भी हो सकते हैं, कम बुद्धि वाले भी हो सकते हैं, बिल्कुल निम्न बुद्धि वाले, ठीक है, या हो सकता है किसी को कोई प्रॉब्लम हो फिजिकल या मेंटली, कुछ भी हो सकती है, ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली बालक है, ठीक है। एक स्पेशल चिल्ड्रन जो होते हैं वो किसी भी तरह के हो सकते हैं, मेंटली रिटायर्ड भी हो सकते हैं और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं। तो ये क्या होता है कि जैसे सामान्य बालक जो होते हैं उनकी अपेक्षा या तो कम या अधिक गुण वाले जो बालक होते हैं वो कौन से होते हैं, विशिष्ट बालक होते हैं, जो बिल्कुल ही अपन को अलग से दिखते हैं। तो वो किस में आ जाएंगे, विशिष्ट बालक में आ जाएंगे। और प्रतिभाशाली जिसके अंदर उनके अंदर हर तरह की एबिलिटी हो, ठीक है, यानी कि अधिक गुण वाले व्यक्ति जो होते हैं वो प्रतिभाशाली होते हैं। विशिष्ट बालक के अंदर सारे के सारे ही आ जाते हैं, समस्यात्मक भी, मंद बुद्धि भी, प्रतिभाशाली भी, ठीक है, एक सामान्य बालकों को छोड़कर। फिर प्रतिभाशाली बालकों का समायोजना, यानी कि वो एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, सामान्य से अच्छा, श्रेष्ठ, समायोजन में ऋणात्मकता अधिक होती है या सामान्य। अब देखो जो प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं उनका समायोजन या एडजस्टमेंट जो होता है वो सबसे ज्यादा क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। सामान्य से अच्छा तो देखो जो प्रतिभाशाली से थोड़े कम इंटेलिजेंट होते हैं या सामान्य से थोड़े ज्यादा होंगे तो वो जो होते हैं वो सामान्य से अच्छा कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन श्रेष्ठ कौन करेगा, जो प्रतिभाशाली होगा, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। ऋणात्मकता तो अधिक हो ही नहीं सकती है, ना ही सामान्य होगा, ठीक है। तो श्रेष्ठ जो है वो इसका आंसर सही होगा। निम्न में से समस्यात्मक बालक नहीं है, जिसको कोई समस्या ना हो, सामाजिक रूप से वंचित, ये तो होते हैं। बाल अपराधी, ये भी समस्यात्मक बालक में आते हैं। सामान्य नहीं आते हैं, ठीक है। मंद बुद्धि बालक भी क्या आते हैं, समस्यात्मक बालक में आते हैं, ठीक है। सामाजिक रूप से वंचित, बाल अपराधी या मंद बुद्धि, तीनों ही समस्यात्मक बालकों के अंदर आते हैं। फिर हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए मंद बुद्धि बालकों को, सामान्य बालकों को, विशिष्ट बालकों को, या प्रखर बुद्धि वाले बालकों को। देखो सामान्य बालकों को तो जरूरत नहीं है, ना ही विशिष्ट बालकों को, ना ही प्रखर बुद्धि वालों को, ठीक है। एक सीरीज में चलते हैं, पहले सामान्य, फिर विशिष्ट, और विशिष्ट के बाद प्रखर बुद्धि वाले, ठीक है। तो मंद बुद्धि बालक जो होते हैं उनको क्या दी जाती है, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जाती है, यानी कि हाथ से काम करने की शिक्षा दी जाती है, ताकि वो क्या करे, क्योंकि वो क्या कर सकते हैं, दिमाग तो लगा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या किया जाता है, उनको हाथ का जो काम है वो उनको करवाया जाता है, सिखाया जाता है, जिससे क्या कर सके, वो अपना कोई भी काम कर कर जो है वो अपनी रोजी रोटी कमा सके। इस वजह से मंद बुद्धि बालक जो होते हैं हस्तशिल्प की शिक्षा दी जाती है। कक्षा में ऊंचा सुनने तथा कमजोर नजर के छात्रों को बैठाना चाहिए। कक्षा में ऊंचा सुनने यानी कि जिनको बहुत कम सुनता हो, ठीक है, कमजोर नजर के छात्र है तो उनको कैसे बिठाना चाहिए, बीच की पंक्ति, पीछे की पंक्ति में, आगे की पंक्ति में, या अगल पंक्ति में। तो ऑब्वियसली आगे की पंक्ति में उनको जो बिठाना चाहिए ताकि वो ढंग से सुन भी सके और ढंग से बोर्ड को देख भी सके। नेक्स्ट है, बाल अपराध की परिभाषा किसी कानून के उस उल्लंघन के रूप में की जाती है जो किसी वयस्क द्वारा किए जाने पर क्या होता है, अपराध होता है।
ठीक है। बाल अपराध की परिभाषा किसी कानून के उस उल्लंघन के रूप में की जाती है जो किसी वयस्क द्वारा किए जाने पर क्या होता है, अपराध माना जाता है। तो स्किनर है, वैलेंटाइन है, गुड या गुडविल, तो ये कहा था स्किनर ने कहा था। कौन सा बाल अपराध है, धूम्रपान, यौन अपराध, चुनौती देने की प्रवृत्ति या सभी, सारे के सारे ही हैं। ठीक है, बाल अपराध में सारे ही आते हैं, धूम्रपान है, ये भी है, यौन अपराध भी है और चुनौती देने की प्रवृत्ति, सारे के सारे जो बाल अपराध के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, बाल अपराध के उपचार की विधि नहीं है, मनोभिनय विधि, कारावास, मनोविश्लेषण विधि या अधिगम। तो ये देखो, ये जो कारावास है ये उपचार की विधि नहीं है, क्योंकि इनको कारावास में नहीं डाला जाता है, इनको किस में डाला जाता है, सुधार गृह में डाला जाता है। ठीक है, जो बाल अपराध करते हैं तो उनकी उपचार की विधि क्या हो सकती है, मनो अभिनय विधि हो सकती है, मनोविश्लेषण विधि हो सकती है, अधिगम विधि। ये सारी की सारी कहाँ की जाती है, ये बाल सुधार गृह के अंदर ये सारी विधियां अपनाई जाती है। कारावास नहीं कर सकते, इनको जेल में नहीं डाल सकते हैं। इसीलिए 18 साल से पहले के अगर बच्चे कोई क्राइम करते हैं तो उनको जेल की बजाय कहाँ भेजा जाता है, बाल सुधार गृह में भेजा जाता है। उसके बाद अगर उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया होता है तो 18 साल होने के बाद जो है उनको क्या दी जाती है, सजा देने का प्रावधान है। विकलांग बच्चों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है कुरूपता, मानसिक असंतुलन, समायोजन की या शारीरिक न्यूनता की। देखो, कुरूपता तो देखो सबको अलग अलग रूप दिया गया तो उसका तो कोई है ही नहीं, मैटर ही नहीं आता है। मानसिक असंतुलन, कोई जरूरी नहीं है कि जो विकलांग बच्चे हो उनके लिए मानसिक असंतुलन हो, बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं कई। ठीक है, और इसके अलावा शारीरिक न्यूनता, ठीक है, ये भी कोई उनके लिए महत्वपूर्ण समस्या नहीं होती कि जब उनके अंदर उनको पता ही है कि हम विकलांग हैं, ठीक है, तो वो शारीरिक न्यूनता जैसी कोई समस्या जो धीरे धीरे जो अपने आप ही बंद हो जाती है उनके दिमाग में आनी। ठीक है, समायोजन जो होता है ना उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, वो एडजस्टमेंट करने में जो है उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि जो अच्छे एक व्यक्ति जो बिल्कुल चल नहीं पा रहा है और एक जो अच्छे से चल पा रहा है तो उस समय उनको एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम आती है। तो सी आंसर इसका सही होगा। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, ये कथन है मिनरो, कांट, हर्बर्ट या वैलेंटाइन, तो वैलेंटाइन का कथन है। इसके अलावा देखो किशोरावस्था से रिलेटेड एक और लाइन पूछी जाती है जो स्टेनली हॉल ने दी है। ठीक है, वो भी कई बार एग्जाम में आई हुई है कि किशोरावस्था जो होती है वो क्या कहलाती है, तूफान की अवस्था कहलाती है। ठीक है, तो ये कई बार एग्जाम में आया, वो स्टेनली हॉल ने दिया था। ठीक है, ज्यादातर ये दो ही वैज्ञानिक, एक तो स्टेनली हॉल थे और एक वैलेंटाइन थे, जिन्होंने किशोरावस्था से रिलेटेड बहुत सारे जो है वो पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय होता है, क्योंकि इस समय क्या होता है, जो हमसे बड़े होते हैं ना उनकी बात जो होती है किशोरावस्था के समय में उनको समझ में नहीं आती है, क्योंकि उनको जो रोका टोकी की जाती है वो भी उनको सेट नहीं बैठता है। तो उनको क्या लगता है, जो उनके जो दोस्त है या जो उनका फ्रेंड सर्कल होता है, चाहे वो अच्छी शिक्षा दे रहा है चाहे वो बुरी दे रहा है, उनके लिए वही सब कुछ होता है। तो वो क्या होता है, एक नाजुक समय होता है, एक नाजुक, या तो उस समय बच्चा बन जाता है या बिगड़ जाता है। तो वो क्या होता है, अपराध प्रवृत्ति की तरफ भी जाने का ये एक समय होता है किशोरावस्था का। तो जो ये किसने कहा था, वैलेंटाइन ने कहा था, और इसी वजह से जो जो स्टेनली हॉल थे इन्होंने इसको तूफान की अवस्था भी कहा था। फिर है स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि है। स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि है प्रयोगात्मक प्रश्नावली, केस स्टडी, सर्वेक्षण विधि। देखो, प्रयोगात्मक विधि तो होती है तो ज्यादातर अपन से पढ़ाई के लिए जो है वो उसके अंदर प्रयोग में लेते हैं। प्रश्नावली विधि भी अपन क्या करते हैं, निरीक्षण करने के लिए जो है प्रयोग में लेते हैं। फिर सर्वेक्षण विधि, सर्वे करना जो होता है, बच्चों का सर्वेक्षण करना, सब बच्चों का एक साथ आप सर्वेक्षण कर रहे हैं तो वो सर्वेक्षण विधि होती है। केस स्टडी क्या होती है, एक पर्टिकुलर बच्चा जो समस्यात्मक है उसकी जो है वो केस स्टडी करना, उसके बारे में सारी की सारी जानकारी लेना कि वो पीछे मतलब क्या था, उसके पेरेंट्स का बैकग्राउंड क्या है या उसका बैकग्राउंड क्या था, ठीक है, या उसको क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से वो ऐसा कर रहा है। कई बच्चे होते हैं ना जिनको फैमिली एनवायरनमेंट सही से नहीं मिल पाता है, तो वो बच्चे भी क्या करते हैं, इस तरह की जो है वो कर लेते हैं, दिक्कत हो जाती है उनको। तो ऐसे बच्चों के लिए जो अध्ययन करने के लिए उपयोगी विधि होती है अपनी केस स्टडी, या इसे हम व्यक्तिगत इतिहास विधि के नाम से भी जानते हैं केस स्टडी को। ठीक है, ये तो इंग्लिश में नाम दे रखा है इसका केस स्टडी, वैसे हिंदी में इसका नाम है व्यक्तिगत इतिहास विधि। नेक्स्ट है ऐसा बालक जिनका प्रमुख कार्य शिक्षक तथा छात्रों को परेशान करना होता है। कुछ बच्चे आपने देखे होंगे क्लास के अंदर, अगर आपके 30 बच्चों की क्लास है ना तो उसमें से एक बच्चा तो होता ही होता है जो क्या करेगा, उसका मुख्य कार्य होता है शिक्षक को परेशान करना या और बच्चों के साथ छेड़खानी लेना, परेशान करना।
तो ऐसे बालक कौन से होते हैं? प्रतिभाशाली नहीं, प्रतिभाशाली को तो कोई मतलब ही नहीं होता, वो उसको तो सिर्फ क्या दिख रहा है, उसको सिर्फ पढ़ाई दिखती है, ठीक है, कि जो नए नए शब्द आ रहे हैं ना मैं उनको सीखूं। समस्यात्मक बालक जो होते हैं उनमें कोई ना कोई समस्या होती है, जो एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते, ठीक है, तो वो बच्चे जो होते हैं वो क्या करेंगे, या तो शिक्षक को परेशान करेंगे या छात्रों को परेशान करेंगे। मतलब ना तो खुद पढ़ना और ना सामने वाले को पढ़ने देना और ना ही पढ़ाने देना, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं तो वो समस्यात्मक बालक होते हैं। पिछड़े बालक भी जो है वो जिससे जो ये क्राइम वगैरह करते हैं उसके अंदर आ जाते हैं। मंद बुद्धि बालक आप समझते हो, जिनकी मेंटल एबिलिटी बिल्कुल कम होती है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है, ठीक है, ये लाइन आपने बहुत पहले सुनी भी होगी। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क क्या करता है, निवास करता है, ठीक है। तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही क्या है, शिक्षा है। तो ये किसने कहा था, जॉन लॉके ने, फ्रेडसन ने, शॉनेल ने या अरस्तु ने? तो ये अरस्तु ने कहा हुआ है। ये आप लोग बहुत जब स्वास्थ्य की जो ये मॉरल की बुक्स पढ़ते थे, आप स्वास्थ्य शिक्षा की किताबें पढ़ते तो उसके अंदर बहुत बार ये लाइन आई हुई है और उसके अंदर अरस्तु का नाम भी आया हुआ है। वो बात और है कि आप अब इस समय भूल चुके होंगे इसको, लेकिन ये पहले आ चुके हैं, ये क्वेश्चन इस तरह के पढ़े हुए होंगे आपने, ठीक है। तो ये कहा किसने था, अरस्तु ने कहा था। बाल अपराध विज्ञान का जनक है। बाल अपराध क्या है, विज्ञान का जनक है। किसे माना जाता है, स्किनर, सीजस लोम्ब्रोसो, वुडवर्थ या फ्रॉयड? तो ये सीजर लोम्ब्रोसो ने जो है ये कहा था कि बाल अपराध क्या है, विज्ञान का जनक है। यानी कि क्या है, विज्ञान ने जो हमें चीजें दी है, सबसे पहला कारण टीवी। बच्चे टीवी देखकर जो है सब कुछ सीखते हैं। अगर उनमें अच्छी चीज दिखाई जा रही है तो वो अच्छा सीखते हैं, बुरी चीज दिखाई जा रही है तो वो बुरा सीखते हैं। तो उसी की वजह से वो क्या कर बैठते हैं, बाल अपराध कर बैठते हैं, ठीक है। तो विज्ञान का जनक जो है ना उसको बाल अपराध माना जाता है। जैसे बाल अपराध क्या है, विज्ञान का ही जनक है, बालकों में जो अपराध हो रहे हैं। फिर है मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि होती है 90 से 110 सामान्य की होती है। फिर है 140 से अधिक की तो प्रखर बुद्धि वालों की होती है, ठीक है। फिर है 50 से 70 या 75 ये मंद बुद्धि बालकों की होती है। और 120 से 140 क्या होती है, सामान्य से अधिक जो होते हैं विशिष्ट बालक जो होते हैं उनकी बुद्धि कैसी होती है, 120 से 140। और 140 से अधिक किसकी होगी, प्रखर बुद्धि वाले जो होते हैं वो होंगे। और 90 से 110 सामान्य के होते हैं। सामान्य की बहुत बार एग्जाम में पूछी हुई है कि सामान्य बुद्धि जो है वो कितनी होती है, बुद्धि लब्धि। क्वेश्चन आता ही आता है इसके ऊपर, बुद्धि पे तो बुद्धि लब्धि पे, या तो वो निकालने के लिए दे देते हैं, ठीक है, जिसमें भी क्या करना पड़ता है, जिसकी उसकी दो एज दे रखी होती है, दोनों को अपॉन में करके मल्टीप्लाई 100 करना होता है, जिससे आंसर आ जाता है। फिर निम्नलिखित पद्धति व्यक्तिगत भेद को ध्यान में नहीं रखकर शिक्षण में प्रयुक्त की जाती है। निम्नांकित पद्धति व्यक्तिगत भेद को, यानी कि भेद भावना जो होती है उसको ध्यान में नहीं रखकर शिक्षण में प्रयुक्त की जाती है। व्याख्यान विधि, विनैटिका योजना, डाल्टन पद्धति या प्रयोजना विधि। तो ये कौन सी है, व्याख्यान विधि जो होती है इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है और इसके अंदर क्या किया जाता है, केवल लेक्चर दिया जाता है। तो ये पद्धति क्या होती है, शिक्षण में प्रयुक्त की जाती है। फिर मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तिक विविधता का अंश है। उपयुक्त परिभाषा दी है, मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व जो पर्सनैलिटी होती है उसका मापन किए जाने का प्रत्येक पहलू व्यक्तित्व विभिन्नता का अंश है। कर्ट लेविन ने कहा है, स्किनर ने, जेम्स ट्रेवर ने, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये कहा है, हमारे स्किनर ने कहा है।